किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकार डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की कहानी पुत्र प्राप्ति। ये कहानी उनके प्रसिद्ध कहानी संकलन भयमुक्त बुग्याल से ली गई है। तो आइए आप भी इस कहानी का आनंद उठाइए। पुत्र प्राप्ति। योगेश्वर के घर 3 लड़कियों के बाद एक लड़का जन्मा। योगेश्वर को लगा कि उनका जीवन सार्थक हो गया। वे 4 आदमियों के बीच उठने बैठने के काबिल हो गए। लड़कियों के बोझ एवं लड़कों की उपयोगिताओं पर हो रही चर्चा में वे भी भाग ले सकते हैं। अब वे भी कह सकते हैं कि गोविंदराम के लड़के तो हैं नहीं, न जाने क्यों पैसा पैसा जुटाने में लगा रहता है। लड़कियों की तो शादी हो गई, अब क्या, उसे चल देना चाहिए धन संपत्ति दान कर चारों धाम यात्रा पर। अब योगेश्वर को लगता है कि उनकी मकान बनाने की चिंता में कितना दम है। एक ही संतान है, होएगा खाएगा तो कल सिर ढकने के लिए एक छत की जरूरत उसको भी होगी। वो नौकरी करके हमको पालेगा, बस। मकान वकान की तरफ से तो निश्चिंत रहेगा। हिसाब लगाकर देख लिया योगेश्वर ने। उनके रिटायरमेंट के समय उनका लड़का 22 वर्ष का होगा। पहले तो नौकरी पर लग चुका होगा, नहीं तो 2-1 साल के अंदर अंदर लग ही जाएगा। लड़कियों की शादी के लिए अपनी जमा पूंजी तथा फंड का पैसा हो ही जाएगा, नहीं तो पेंशन बेच देंगे। लड़का होना चाहिए, पेंशन वेंशन ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। योगेश्वर को लग रहा है कि लड़का होते ही उनका सारा हिसाब किताब सही बैठ गया तथा भविष्य की सारी चिंताएं खत्म हो गईं। योगेश्वर ने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, ये किसी से छुपा नहीं रहा। 3 लड़कियों के बाद जब चौथी भी लड़की हुई तो योगेश्वर पागल हो गए। योगेश्वर की पत्नी ने प्रसूति गृह में फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। मृत्यु का सा सन्नाटा था चौथी लड़की के जन्म पर। इस बार भी लड़की हुई। ऐसे में वहां जाना ठीक नहीं, या ऐसे में योगेश्वर को सांत्वना देने जाना चाहिए, या ऐसे में भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या किया जाए। ऐसे में हम सभी लोगों को सलाह देनी चाहिए कि जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या आदि मित्रों शुभचिंतकों की बातें घटना को और दुखद बना रही थी। उस पर नवजात की किलकारी हुंकारों से ये लग रहा था कि बस ये बढ़ी वो बढ़ी, अभी पैसे इकट्ठे नहीं हुए और ये शादी के लायक हो रही है पहले ही। योगेश्वर ने किसी प्रकार के शिशु रक्षक टीके लगाना या कोई घुट्टी पिलाना पहली लड़की को ही अपशकुन समझ लिया था, मगर इसे उन्हें दूध पिलाना भी नहीं सुहाता। जन्म के 20 दिन बाद नवजात की तबीयत खराब हो गई। योगेश्वर की पत्नी ने लापरवाही से बच्ची की हालत को बताते हुए दवा के लिए कहा। योगेश्वर चिढ़ पड़े, तू भी ऐन वक्त पर बकेगी। एक तो आजकल वैसे भी पैसा नहीं है, दूसरे मैं स्कूल के कामों में व्यस्त हूं। उधार मांग लेना आरोग्य मेडिकोस से। हुआ ही क्या है जो दवाई? दूध नहीं पीती, रात भर रोती रही। हाँ, वहां से मंगवा लेना। बिना पत्नी की पूरी बात सुने योगेश्वर ने कहा और बड़बड़ाते हुए चल दिए। एक से एक विपत्ति है, पैदा बाद में होते, दवा पहले चाहिए। योगेश्वर महसूस करने लगे थे कि लड़की पैदा करने की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी की है। वे कभी दूसरी शादी पर विचार करते, कभी सोचते नौकरी छोड़कर साधु हो जाऊं या कि धन संपत्ति दान कर कुछ पुण्य कमाऊं। अगले जन्म में तो होगा लड़का। पति पत्नी के संबंध कुछ खराब रहने लगे थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को टटोल कर पक्का कर लिया था कि इस लड़की के प्रति जैसे विचार एक के हैं वैसे ही दूसरे के भी। बस बात ओंठों पर आनी बाकी थी। उस दिन दोनों एक दूसरे से बात करने के विचार में तो थे, मगर बहुत दिन से जो बात काटने टोका टोकी का सिलसिला चला आ रहा था, उसे देखते हुए दोनों बात करते हिचकिचा रहे थे। विषय पत्नी को भाएगा इस विश्वास से
योगेश्वर ने बात शुरू की। पंडित जी से मुलाकात हुई थी। मैंने भी बुलाया था उन्हें एक दिन। पत्नी योगेश्वर के सामने बैठ गई। क्या कहा पंडित ने तुझसे? तुम बोलो ना, तुमसे क्या कहा? मैं तो बोलूंगा ही, पहले तू बोल, तुझसे क्या कहा? मैंने उनसे लड़के के संबंध में बात की थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कि ये लड़की। हाँ, ये लड़की। योगेश्वर थोड़ा मुस्कुराए कि ये वही बात है जो मैं कहना चाह रहा था। तुम बोलो, तुमसे भी तो कुछ कहा होगा। हाँ, वे कह रहे थे कि लड़की शुभ नहीं है, योगेश्वर ने कहा। अब के लड़का होना था पर लड़की हो गई। पत्नी बोली, पुत्र प्राप्ति का योग था, पर पुत्र स्थान में एक नीच ग्रह पड़ने की वजह से कह रहे थे कि बाधा उत्पन्न हुई। ज्योतिष का बड़ा ज्ञान है पंडा जी को। हाँ, उनके पिताजी राजपुरोहित थे। आगे क्या कहा उन्होंने? वही तो तुझसे भी कहा होगा। योगेश्वर के चेहरे पर एक गूढ़ रेखा उभर आई। हाँ, मगर वगर क्या? लड़की के ग्रह काफी कमजोर हैं, बता रहे थे कि वो तो अपने आप ही। हाँ, लक्षण तो मैं भी देख रही हूं। उस दिन से दूध नहीं पिया उसने। दवा मंगवाई थी? नहीं, किससे मंगवाती? योगेश्वर पत्नी के इस कार्य से संतुष्ट हुए। कहाँ दवाई ववाई के चक्कर में पड़ी हो। मातृत्व और पितृत्व इस बच्ची के पैदा होने के 1 महीने बाद भी पैदा न हो सका। 1.5 महीना होते होते बच्ची इस दुनिया को अलविदा बोल गई। भूख से, बीमारी से, जीने के लक्षण नहीं थे, या किसी और कारण से, ये कोई नहीं जानता। तब योगेश्वर दंपति ने पुत्र प्राप्ति का अभियान ही शुरू कर दिया। बद्री केदार यात्रा, दान दक्षिणा, व्रत कथा, भागवत इत्यादि। योगेश्वर की पत्नी हर रात सपना देखने की कोशिश करती। कोई साधु आए, वो फल दे खाने को कि इससे तेरा पुत्र होगा। हर सुबह नींद खुलती तो बिस्तर टटोलती, हो सकता है सपना आया हो और किसी साधु बाबा ने फल दिया हो। अति घनिष्ठों ने भ्रूण परीक्षण की सलाह दी योगेश्वर को, मगर पंडित जी ने इसमें ईश्वरीय आस्था के हनन की संभावना व्यक्त की। प्रसूति काल नजदीक था। व्रत साधना से पत्नी दुर्बल हो गई। योगेश्वर मंदिरों में जल्दी जल्दी आने जाने लगे। पूजा की अवधि बढ़ा ली। ब्राह्मण देवता का आना जाना जिस गति से घर में बढ़ा, उसी गति से उनकी खातिरदारी में भी तेजी आने लगी। ईश्वर में आस्था बढ़ गई। योगेश्वर विद्यालय में परम आस्तिकों की भांति ईश्वर में खोए खोए रहने लगे। जीव की नगण्यता एवं ईश्वर की अनुकंपा पर वे लंबे लंबे आख्यान देते। विचार एकाएक बहुत ऊंचे हो गए एवं हरदम दूसरों के भले की चिंता मन में भर गई। पुत्र पैदा हो गया। इसके बाद चला क्रम बधाई देने का, योगेश्वर के धैर्य की प्रशंसा करने का, योगेश्वर की खुशी स्वयं की खुशी बताने का। किराए के मकान और मास्टरगिरी के पैसों ने भी नामकरण समारोह की भव्यता में कमी नहीं आने दी। नाम कुलदीप रखा गया। कई किस्म की शीशियां पहले पहल घर में आने लगीं। टीके लगाए गए, कई ड्रॉप्स पिलाई गईं, कई किस्म के पाउडर के डिब्बे खाली हुए, खिलौने जमा होने लगे और एक के बाद एक कीमती कपड़े छोटे पड़ने लगे। बिस्कुट आते, फल आते, विटामिन की गोलियां आती, टॉनिक आते। पाले पौधे में डाली खाद से इर्द गिर्द की घास फूस भी खूब लहक उठती है। कुलदीप की आड़ में लड़कियां भी पोषकता पाकर खिलने लगीं। मां का ध्यान लड़कियों को मारने पीटने, गाली गलौच के बजाय कुलदीप के पोषण पर केंद्रित हो गया। बड़ी लड़की सुलेखा कक्षा 10 में पहुंच गई। दीपा 8 में है और गीता 6 में। कुलदीप को कम से कम तीसरी कक्षा में होना चाहिए था, पर वो अभी भी साइकिल चलाता है, गाड़ी पर चाबी भरकर दौड़ाता है, धूल उड़ाता है, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ गाली गलौच करता है, लड़ झगड़ कर घर आता है और रोज योगेश्वर दंपति गली के बच्चों को मारने दौड़ते हैं और गाली देते हैं।
रामायण महाभारत से प्रेरणा पाकर कुलदीप ने बांस की खपच्चियों का एक तीर धनुष मां से बनवाया है, जिसका प्रयोग वो सामने की सड़क पर अपनी उम्र के स्कूल से आते बच्चों पर करता है। बच्चे कुलदीप को गाली देते हैं और तीर पकड़कर ले जाते हैं, तो मां बाहर आकर बच्चों को डांटती है, तीर देते क्यों नहीं, घर ले जा रहे हैं। बच्चे जब तीर से चोट खाने की शिकायत करते तो कहती, दौड़ के क्यों नहीं जाते, क्यों धीरे धीरे चलते हो। कोई बच्चा अपने मुंह पर खरोंच बताता तो कहती, तूने भी मुंह इधर को ही किया था, जब ये तीर चलाता है तो इधर पीठ करके भागा करो। कुलदीप का किसी बच्चे पर पत्थर मारने से बखेड़ा हो जाता तो मां कहती, कुलदीप तो नीचे चला रहा था पत्थर, वो ही सामने आया होगा या भूल से लग गई होगी। कुलदीप के कारण पड़ोसियों से अनबन रहने लगी। कोई साथी अध्यापक योगेश्वर से कहता कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, कल उसने रोहित के बच्चे के सर पर पेशाब कर दी थी। तो योगेश्वर तपाक से कहते, रोहित का बच्चा? अजी साहब कुछ ना पूछो, बहुत झूठा है, अभी से इतना झूठ सीख गया तो। मगर मैंने देखा, साथी अध्यापक कहते, उसी ने मुतवाया होगा, बहुत बिगड़ी औलाद है वो महादुष्ट, उसने हमारा बच्चा भी बिगाड़ दिया और रोहित को जरा भी फिक्र नहीं उसको सुधारने की। आपको भी अपना बच्चा? हमारा तो बड़ा कंट्रोल रहता है, बाहर मत जाओ, टाइम से खेलो और अपने आंगन में खेलो, टाइम से पढ़ो, टाइम से उठो, टाइम से बैठो, हर चीज का टाइम फिक्स है जी। फिर वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। ये हमारे मोहल्ले की बस्ती है ही बहुत घटिया साली, एक भी छोकरा जो जरा काम का हो। इतने इतने हैं नहीं कि चोर, झूठे, बहानेबाजी, झगड़ालू नंबर 1 और उल्टे शिकायत भी करेंगे। मां बापों को होश ही नहीं कुछ। साथ ही अगर सप्रमाण ये विश्वास दिलाने में सफल हो भी जाते कि कुलदीप बिगड़ रहा है और जोर देकर कहते कि तुम्हें भी इसे समझाना चाहिए, और योगेश्वर को विश्वास हो जाता कि वास्तव में कुलदीप ने शैतानी की, तो तमतमा उठते और साथी से नाराज हो जाते। फिर रोज के लिए बोलचाल बंद। दूसरे लोगों से जाकर कहते, मनोहर बड़ा जलनी किस्म का आदमी है, चाहता है कि किसका बुरा कैसे हो, हर वक्त उसके मन में खुरापात रहती है, मैं तो ऐसों को घास नहीं डालता, आदि आदि। और ये सिलसिला अनंत समय तक चलता रहता। ऐसे में कोई भी चुप रहना ही ठीक समझता है। गीता को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी की जिद करना, गीता के मना करने पर मां का गीता को डांटना कि जरा सा बन जाएगी तो मर जाएगी, होमवर्क करती दीपा की पेन तोड़ देना या स्याही उलट देना, और फिर मां से शिकायत करने पर दीपा को ही डांटना कि तूने कलम उसके सामने क्यों छोड़ी। सुलेखा के प्रकार बॉक्स में पेंसिल निकालकर दीवार खराब करना, सुलेखा के डांटने पर कुलदीप का सुलेखा के मुंह पर थूकना, ये देखकर योगेश्वर का पल भर के लिए चिंता व्यक्त करना कि ये बिगड़ तो नहीं रहा, पर दूसरे ही पल पत्नी का ये कहना कि सुलेखा बहुत लापरवाह है, वैसे ही छोड़ देती है पेंसिल और फिर डांट रही है तो थूकना नहीं उसने मुंह पे, आदि बातें बहुत सामान्य हैं उस घर में। रेडियो मेज से गिरा देख योगेश्वर गीता पर आग बबूला होते, मारने के लिए हाथ उठता, सुलेखा कह देती कि कुलदीप ने फेंका, फिर ये कहते हुए हाथ वापस आता कि देख नहीं सकती कुलदीप को। गीता कहती कि उसे कुछ कहने पर वो मारने आता है, तब योगेश्वर कहते कि तू भी कुछ करती होगी। रसोई से कांच के गिलास फूटने की आवाज आती, मां आपे से बाहर हो जाती कि दीपा को अभी चाय बनाने का शऊर भी नहीं, इतनी बड़ी हो गई और एक गिलास भी नहीं संभाला जाता। फिर दुआएं मांगती कि ऐसी कुपुत्री होने से तो ना होना अच्छा, ऐसी कुलक्षणी बेटी तो घर को बर्बाद कर देगी। मां को ताव आता कि बिना मार पड़े ये नहीं सुधरने वाली, बहुत दिनों से इसकी चमड़ी खुजला रही है। और रसोई में घुसती मां, मगर वहां से डंडा हाथ में लिए कुलदीप बाहर निकलता तो मां मुस्कुराते हुए उस पर देखती और फिर दीपा को जोर से आवाज देती कि चाय को चूल्हे में रखकर गुसल में न जाने क्या करती रहती है, जल्दी ये कांच के टुकड़े उठा। योगेश्वर अमरूद खरीद लाते, कुलदीप सब के सब ले लेता और कहता कि गीता को नहीं देना अमरूद, दीपा को आधा देना।
सुलेखा को भी नहीं देना, मम्मी को एक देना, पापा को आधा। ऐसा ही होता। गीता और सुलेखा को बचने पर कुलदीप के सोने के बाद दिया जाता अमरूद, और सख्त निर्देश भी कि चुपके से खाओ, उठेगा तो। कुलदीप का 1 गिलास दूध पीना और तीनों लड़कियों में आधा गिलास दूध बांटने जैसी सामान्य बातों में नन्ही गीता अधिक दूध की मांग कर जब कभी रोड़ा डालती तो मां का जवाब होता, तू नहीं पिएगी तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, खाना भी ना खा तो बढ़िया है, फटाफट मर तो जाएगी। और गीता मरने पर हंस देती। अभी बेटियां इस लायक नहीं हुई कि ये समझें कुलदीप भाई है और ये उसकी बहनें। माँ बापों पर भार है, पराया धन है, माँ बाप को क्या देना है इन्होंने, बल्कि सब लेना ही है। जिंदगी भर का दुख और दे जाएंगी। ससुराल से कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर उसी भाई के सहारे जीवन काटना है। पहले तो शादी के लिए लड़का मिलना ही बहुत मुश्किल, दान दहेज तो बात की बात है। माँ बाप को तो उसी लड़के के सहारे जीवन है, फिर चिता पर आग देने के लिए कोई और थोड़े ही आएगा। सुलेखा, दीपा और गीता एक के बाद एक कक्षाएं फांदती गईं। घर का कामकाज भी किया, अपने लक्ष्य भी बनाए और उसकी तरफ बढ़ते गए। सुलेखा ने MSc किया और स्थानीय महाविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त हो गई। दीपा ने बैंक की नौकरी प्राप्त की। सुलेखा के प्रयासों से उसी महाविद्यालय के भूगोल प्रवक्ता डॉक्टर नवनीत से दीपा की शादी हुई। गीता ने डॉक्टरी की। सुलेखा और डॉक्टर नवनीत के प्रयासों से उसकी शादी FRI देहरादून में कार्यरत अखिल कुमार से हुई। सुलेखा की उम्र जितनी भी हुई हो, जिम्मेदारियों को ढोते ढोते आंखों में गड्ढे पड़ गए, गालें धंस गईं, स्वास्थ्य खराब रहने लगा। योगेश्वर दंपति के लिए लड़कियों का एक ही मतलब था, शादी। सुलेखा की इच्छा के विरुद्ध वे शादी का दबाव डालते गए। सुलेखा स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी और माँ बाप की सेवा करना चाहती थी। माँ बाप की सच्ची सेवा क्या है, योगेश्वर ने बताया, बेटी तूने इतना पढ़ा लिखा, बहुत इज्जत प्राप्त की, दोनों बहनों की शादी अच्छे लड़कों से कराई, अभी तक पूरे घर बार का काम तू ही देखती है, तेरी वजह से हम अभी तक बिल्कुल निश्चिंत हैं। मगर तू अपनी शादी के लिए अगर तैयार नहीं होती है तो तेरा जीवन तो व्यर्थ जाएगा ही, हमारा जीना भी व्यर्थ हो जाएगा। लड़की की शादी हो जाए, यही लड़कियों द्वारा माँ बाप की सच्ची सेवा है। सुलेखा की उम्र 35 पार कर चुकी थी। अब तक के अच्छे अच्छे रिश्ते भी उसने ठुकराए थे, मगर अब माँ बाप की सच्ची सेवा करने के लिए शहर के 52 वर्षीय विधुर व्यवसायी रुद्र सिंह से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई। इस दामाद की उम्र, बाल बच्चे तथा कई औरतों से संबंधों की खबरें भी योगेश्वर दंपत्ति के कर्तव्य से मुक्ति के पूर्ण आनंद में विघ्न नहीं डाल सकीं। योगेश्वर रिटायर होकर अपने बने मकान में रहने लगे। उन्होंने मकान कुछ इस ढंग से बनवाया था कि एक पूरा सेट, बैठक, किचन, बाथरूम, शयन कक्ष आदि लड़के के लिए, 2 कमरे अपने लिए तथा बाहर लंबा चौड़ा आंगन नातियों के खेलने के लिए। मकान की बाईं तरफ वाली दीवार पर कोई खिड़की दरवाजा नहीं निकाला तथा कोनों पर ईंटें बढ़ा दी थी और जमीन को समतल करवा दिया था ताकि भविष्य में लड़का और कमरे जोड़ना चाहे तो सुविधा हो। सूर सिंह ने कहा भी था, अरे गुरुजी, कहाँ तुम अपने लड़के के भविष्य की बात सोचकर इस कमरे को खराब कर रहे हो? और क्या, कौन तुम्हारा लड़का यही मकान बनाने वाला है? बच्ची राम ने कहा, रहेगा नहीं साहब, कहाँ उड़ता जाता है, कहाँ जाता है, क्या जाता है। हम अपने लड़कों से यहां बसने की आशा नहीं कर सकते। आप तो गुरुजी हैं, लड़का कोई बड़ा साहब ही बनेगा और कहीं बाहर बनाएगा मकान। चाय वाले ने कहा था, हाँ, जो मास्टरगिरी करेगा या छोटी मोटी नौकरी वाला होगा वो ही रहेगा यहां। सूर सिंह ने कहा था। उन दिनों योगेश्वर का विचार था कि लड़के को डॉक्टर और वकील बनाना ही नहीं चाहिए, अपने में ही व्यस्त होते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते हैं
और वो सेना में कमीशन भी नहीं करवाएंगे। एक लड़के वालों के लिए ठीक नहीं। पायलट ऑफिसरी तक ठीक है, पर जीवन का कोई भरोसा नहीं। प्रशासनिक सेवा उन्हें पसंद थी, रोबदाब भी है, और परिवार के लिए समय भी। फिर मास्टरगिरी भी अच्छी नहीं, नीचे से ऊपर तक बरकत नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग वगैरह ठीक है। योगेश्वर सोचते कि नौकरी के लिए बाहर ही जाना होता है। यहां कौन सी नौकरी रखी है, पर हम तो रहेंगे ही रहेंगे इस मकान में। कभी लड़के के साथ चले गए और फिर अपने यहां चले आए। फिर भी कौन जाने क्या होता है भविष्य में। जब इधर ही नौकरी लगती है, या कई लोग नौकरी जहां भी करें पर अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए मकान जरूरी है। मगर कुलदीप आज योगेश्वर के सारे सपने चूर कर चुका था। कक्षा 7 में 2 बार फेल, 8 में सिफारिश से पास और कक्षा 9 में स्कूल निकाला होने पर जब कक्षा 10 में पहुंचा तथा बड़ी अपमानजनक स्थिति में 2 बार फेल होकर बोर्ड के नियमानुसार स्कूल से बाहर हुआ, तो घर को भी टाटा बोल गया। एक गुंडागर्दी के मामले में फंसने पर योगेश्वर ने लिखित दे दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आज योगेश्वर कुलदीप का नाम भी नहीं लेते। कोई भी आदमी कुलदीप के काले कारनामों का जिक्र करके उनके हृदय को नहीं दुखाना चाहता। योगेश्वर को कुलदीप की कोई खबर न मिलने पर शांति रहती है। वे कुलदीप को लेकर न किसी का उपदेश सुनना चाहते हैं, न किसी की सांत्वना। कुलदीप की बुराई सुनने की भी उनमें सामर्थ्य नहीं। लड़कियां, दामादों तथा पोते पोतियों की चर्चा उनके घाव पर मरहम का काम करती है। अपूर्व सुकून मिलता है, मगर एक सीमा तक ही चर्चा होने देते हैं बेटी दामादों की। वे जानते हैं कि हर आदमी इन बातों के अंत में लेकिन जोड़कर पुत्र चर्चा के बाद ही उपसंहार करना चाहता है। योगेश्वर के पास पर्याप्त जमा पूंजी है। अपने खर्च के लिए पेंशन का पैसा हो जाता है। खाना पीना बनाने के लिए नौकर है। पति पत्नी का अच्छा स्वास्थ्य है। समय समय पर डॉक्टर गीता आकर या अपने पास बुलाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर लेती है। 6 महीने में दीपा पापा मम्मी को अपने पास बुला लेती है। न आने पर अपनी छुट्टियों के कुछ दिन डॉक्टर नवनीत तथा बाल बच्चों सहित उनके पास बिताती है। सुलेखा और रुद्र सिंह ने तो उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। निरंतर घर से संपर्क बनाए रहते हैं। पोते पोतियों का हर वक्त आना जाना है योगेश्वर के घर में। 2-4 दिन की छुट्टी पड़ी कि योगेश्वर का आंगन किलकारियों से गूंजने लगता है। झगड़ा फसाद का फैसला करते करते नाना नाना नानी नानी के साथ शिकवे शिकायतें सुनते सुनते, साइकिल जहाज ट्रेन की मरम्मत करते करते, पोएम मैथ्स में मिस्टेक ढूंढते ढूंढते घंटा, दिन और हफ्ता तो क्या महीना चुटकी बजाते गुजर जाता। और फिर इंतजार रहता अगली छुट्टियों का। बुढ़ापा मजे मजे में कट रहा था और कट भी जाता अगर एक आदमी के हाथ कुलदीप का ये पत्र न आता। पूज्य पिताजी, आप ये न समझें कि मैं आपसे दूर हूं तो आप भी मेरे नजरों से दूर हैं। मैं लोगों की सब चालें समझता हूं। वे तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं। वो बुड्ढा रुद्र सिंह बराबर तुम्हारे यहाँ इसीलिए आता जाता है। उसी ने मेरे खिलाफ पुलिस को सूचना दी थी। उसको बता देना कि वो यहाँ आना बंद कर दे, नहीं तो मजबूर होकर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। उस मास्टर, वो डॉक्टर नवनीत का लड़का तुम्हारे यहाँ क्यों रहता है? ताकि वो तुम्हारी संपत्ति का अधिकारी हो? जल्दी उसे वापस कर दो, वरना मेरे आदमी उसे। आप 1 महीने के अंदर अंदर मकान, सारा पैसा और अन्य संपत्ति मेरे नाम कर दें, तब मैं देख लूंगा कि ये कैसे मेरे मकान पर कब्जा करते हैं। मैं जरा आजकल पुलिस की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हूं, वरना आमने सामने बात हो जाती। 1 महीने के अंदर अंदर ये काम नहीं हुआ या आप उनके बहकाने में आए तो उन सब का मेरे पास एक ही इलाज है। ये पत्र इसी आदमी को वापस दे देना। पुलिस को सूचित करने की कोशिश न करना। आपका गौरव। पत्र के नीचे लिखा था, माताजी को प्रणाम कह देना। बाईं तरफ बारीक अक्षरों में लिखा था, माताजी ने मेरी एक फोटो और छुपा रखी है, वो भी इसी आदमी को दे देना। पुलिस को घर में कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए।
योगेश्वर को लगा कि उनके बेटे ने जीते जी उनकी चिता तैयार कर उसमें अग्नि दे दी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नंद किशोर हटवाल की लिखी हुई रचना पुत्र प्राप्ति। आशा है दोस्तों आपको ये रचना पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुति को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।